पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ये हमारे बड़े बूढ़े भी कहकर गए हैं और आयुर्वेद ने भी इसको सिद्ध किया है। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट शो डॉक्टर से पूछो में। आज दिन है शुक्रवार और आपकी घड़ी में बज चुके हैं 5। जी हाँ, ये वो समय है जब आप अपने स्वास्थ्य के बारे में और जिज्ञासा से जानने की आशा रखते हैं और आपके पास जितने भी स्वास्थ्य संबंधी सवाल होते हैं वो आप हमसे पूछते हैं और हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर आपके उन सभी सवालों का बहुत ही बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर जैसा कि हमने बात की कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, ये स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की क्या परिभाषा है? आध्यात्मिक परिभाषा की बात करें अगर जी तो स्वस्थ स्वयं में स्थित जी जब हम अपने आप में इतने मस्त हों, इतने खुश हैं, हैप्पी हैं कि हमें दूसरे लोगों की या वातावरण की ज़्यादा परवाह नहीं होती। हम इन्वायरमेंट के थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज से परेशान नहीं होते। हम दूसरों के बिहेवियर हर एक बातों पर हमको तकलीफ नहीं होने लग जाती जब हम अपनी मस्ती में रहते हैं। और हमारी शरीर और मन, जब मैं थोड़ा मेडिकल पॉइंट को भी जोड़ूंगा कि हमारा शरीर और मन इतना फिट और फाइन हो, इतना प्योर हो, क्योंकि यहाँ पर इम्प्योरिटी भी आती है। जो हमारा भौतिक शरीर है इसको डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है। जो हमारा ऊर्जा शरीर है और जो हमारा मनस शरीर है, हमारा माइंड, उसको भी प्योरीफाई करने की जरूरत पड़ती है। यानी कि अपने मन को भी लोग डिटॉक्स कर सकते हैं और हमेशा से लोगों को ये लगता है कि नहीं हम खाना खाकर ही अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं या नहीं खाकर डिटॉक्स करेंगे। जब तक अध्यात्म में 7 शरीर बताए गए हैं ना, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है पंचकोश। अच्छा, तो अगर कोश है, अगर शरीर है तो उसकी सफाई की जरूरत पड़ सकती है जी। तो जो मनोमय कोश है, हमारी मेंटल बॉडी, उसकी भी सफाई की जरूरत है। कहने का मतलब कि अगर हमारे माइंड में कोई इनकरेक्ट कंसेप्ट, अगर मैंने यह मान लिया कि दिल्ली शहर जो है ये रहने लायक नहीं है, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा मान लिया, उसके जीवन में ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, वो जब रहने आया, जिस बिल्डिंग में रहा उस एरिया में पानी नहीं आता टाइम पे, वो या जिस टाइम पानी आता है बहुत थोड़े समय के लिए आता है, एमसीडी का पानी, उस टाइम पे वो जग नहीं पाता, उसे पीने के पानी की भी तकलीफ हो रही है। और अनहेल्दी पानी कभी किसी तरह से आ गया उसके पेट में, उसका पेट खराब हो गया, तो उसके मन में कंसेप्ट बना लिया दिल्ली तो अच्छा नहीं है। अब अगर एक बार माइंड में ये कंसेप्ट चला गया तो बाद में पानी के बदल जाने के, ठीक हो जाने के बाद भी वो व्यक्ति दिल्ली की आबो हवा में, जलवायु में बीमार ही पड़ता रहेगा। यही इंटरेस्टिंग बात है कि जैसा हम अपना मन में सोच रखते हैं वैसा हमारा स्वास्थ्य होता है। जैसा एक इंसान सोचता है वैसा हमारा स्वास्थ्य बनता है। एज ए मैन थिंक्स सो ही बिकम्स, जेम्स एलन महान फिलोसोफर ने कहा, और यह बात तो कई जगह पर आती है। तो मन से ही हमारा स्वास्थ्य है। इस आध्यात्मिक पहलू को हमें समझने की जरूरत है। आध्यात्मिक पहलू, मानसिक पहलू, ऊर्जा का पहलू और शारीरिक पहलू, जब हम सभी पहलुओं पे समझते हैं तब हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो सर जैसा कि आपने कहा कि अगर किसी ने अपने मन में कोई विचार एक बना लिया है तो वो हमेशा या ज्यादातर समय उसी पर्सपेक्टिव में सोचता है। हाँ। तो सबसे पहली कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए कि जब हमारे मन में कोई भी विचार आए तो हम ये कोशिश करें कि हम उसको नकारात्मक ना होने दें। सकारात्मक विचारों का आना जरूरी है लेकिन नकारात्मक ना होने दें। और अगर समय रहते हमने उस नकारात्मक सोच को, अपने उस विचार को जितना जल्दी हो सके हमें उसको बदलना चाहिए, क्योंकि हम उस नकारात्मक विचार के साथ आगे नहीं चल सकते। तो देखा दर्शकों, आपका सोचना आपके लिए फायदा भी कर सकता है और नुकसान। लेकिन हमारे साथ अभी एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी। जी मैम, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं रोहित बाटला बोल रही हूँ। जी मैम।
और राजस्थान से बोल रही हूँ। सरोज मैम, आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि मेरी कमर की नसें दबी हुई है। अच्छा। और क्या है कि झंझनाहट होती है, पिंडलियों में भी भारीपन रहता है और जांघों में क्या है सूजन आ जाती है जी। और ज्यादा दूर तक चल नहीं पाती। थोड़ी दूर चलूंगी तो बैठ जाऊंगी, फिर थोड़ी दूर चलूंगी तो बैठ जाऊंगी। और पैर क्या है कि पैर ऊपर से तो सही है पर पैरों के तलवों के अंदर क्या है मैडम, अंदर सोजा फोले हो रहे हैं, जैसे सूजन आ रही है। तो चलती हूँ तो दचक दचक होते हैं, दबते हैं पैर। और मुझे टांगों की बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। जी मैम। तो सरोज जी, उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान का अभ्यास तो कर ही रही होंगी। हाँ जी, मेडिटेशन करती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। दिन में 2 बार मेडिटेशन में जरूर बैठा करें। मेडिटेशन के साथ साथ योगासन के अंदर ताड़ासन होता है, आप ताड़ासन का अभ्यास करें। आप YouTube पे ताड़ासन देख सकते हैं या किसी अच्छे योग शिक्षक से मिलकर एक बार पूछ लीजिए कि ताड़ासन का अभ्यास कैसे किया जाए। ताड़ासन के अभ्यास में हम हाथों को ऊपर खींचते हैं और स्पाइन का, हमारे पीठ का एक्सरसाइज होता है। तो ताड़ासन के अभ्यास करने से हमारी जो पीठ होती है वो हेल्दी होती है, हमारी स्पाइन हेल्दी होती है। और जब हमारी पीठ हेल्दी हो, स्पाइन हेल्दी हो, तो हम अपने पूरे शरीर को ठीक रख सकते हैं। शरीर को ठीक रखने के लिए हमारा स्पाइन का बहुत बड़ा रोल है। और स्पाइन को सीधा रखने के लिए हम, अगर हमारी बैठने की आदत ठीक नहीं हो, अगर हम हमेशा झुक कर बैठते हैं, स्पाइन को सीधा रख के बैठना चाहिए, बीच बीच में हमें सीधा कर लेना चाहिए, हमेशा बैक सपोर्ट लेके नहीं बैठना चाहिए। तो ताड़ासन के अभ्यास से हम नॉर्मल कंडीशन को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ताड़ासन का अभ्यास करना है। और ताड़ासन के अभ्यास के अलावा आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज होता है, दोनों पैर के तलवों को आपस में मिलाकर हम पंजों को अपने हाथ से पकड़ते हैं और घुटनों को अप एंड डाउन धीरे धीरे मूव करते हैं। तो धीरे धीरे आराम से करना है, क्योंकि इसका उद्देश्य नाड़ियों को खोलना है। ये जल्दबाजी करने की चीज नहीं होती और मशीनी ढंग से हमें नहीं करना। कुछ लोग योगा करते हैं लेकिन जल्दबाजी में करते हैं। योग आसन हमेशा धीरे धीरे होना चाहिए। ताड़ासन करना है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना है। और पैर में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है SP6। एंकल टखने से 4 अंगुल के ऊपर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को नीचे से ऊपर की ओर मसाज करें। जब SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे तो आपकी जो पैर की जो तकलीफ है ये धीरे धीरे कम होने लगेगी। ध्यान अभ्यास करते हुए, ध्यान अभ्यास को अच्छे से, शिद्दत से, डिसिप्लिन से करना है। जब ये किया जाए तो आपको फायदा जरूर होगा। जी सरोज जी, आपने डॉक्टर से पूछो में कॉल किया है, आपने अपनी समस्या बताई है और सर ने उस समस्या का हल भी बताया है। अगर आप योग अभ्यास करेंगे, ध्यान अभ्यास करेंगे और SP6 जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताया गया, जो आपके टखने से 4 उंगल ऊपर होता है, उसका आपने ध्यान रखना है। धीरे धीरे आपकी जो ये समस्या है वो कम होने लगेगी और आप एक दिन चाहेंगे कि आप खुद PMC हिंदी में कॉल करके ये बताएंगे कि मैं अपनी समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी हूँ। सर, काफी बार लोग योग को एक अलग तरह से देखते हैं। लोगों को लगता है कि योग करना शायद उनके बस में नहीं है। योग करने से शरीर को बहुत स्ट्रेच करना पड़ता है, कभी किसी को खिंचाव या हड्डी में थोड़ा सा क्रैक आने का डर रहता है। देखिए, योग और एक्सरसाइज जी, इन दोनों के अंतर को लोग नहीं समझते। बिल्कुल। योग जो होता है बहुत जेंटल होता है। जी, योग में अपने शरीर के ऊपर कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती है। अपनी कैपेसिटी को, अपने जॉइंट्स को, अपनी बॉडी के मोड़ने की कैपेसिटी को बहुत धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ओके। एक्सरसाइज में एफर्ट लगाया जाता है। जी, बल्कि एक्सरसाइज में जितना पसीना बहे उतना मानते हैं कि अच्छा एक्सरसाइज हुआ। जी, योग में ऐसी बात नहीं है। योग में जितने आप आराम से अपने बॉडी को फील करते हुए, जितने शांत भाव से आप योग करते हैं, उतना अच्छा योग होता है। तो योग और एक्सरसाइज के अंतर को अगर हम समझते हुए योग का अभ्यास करेंगे, तभी हम योग का पूरा फायदा उठा पाएंगे। योग को एक्सरसाइज की तरह नहीं देखना चाहिए। और आइडियली योग को किसी शिक्षक के सुपरविजन में करना चाहिए, तब हम प्रॉपर जान पाएंगे।
यूट्यूब देखकर, टीवी प्रोग्राम पे देख के बस थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं। प्रॉपर तो किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही हम कुछ दिन कर लें, कम से कम 1 महीने हम कर लें। योग और ध्यान से भी जुड़ी लोगों की ये भी धारणा है कि इसके लिए एक उम्र होती है, तो क्या ऐसा है? देखिए, जैसे हम ध्यान के लिए बोलते हैं, ध्यान हम सांसों पे लगाते हैं जी जब तक सांसें चल रही हैं तब तक आपको ध्यान करना है। जी तो योग में जिसमें अगर हम आसन अगर कर रहे हैं तो हम बॉडी को मूव करते हैं, जी बॉडी के जॉइंट्स को, जब तक हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं हमें योगासन करने हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात की कि इसकी कोई उम्र नहीं है। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप योग और ध्यान का अभ्यास किसी भी उम्र से कर सकते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते मैम, आपका नाम, कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ, ज्योति शर्मा। जी ज्योति जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे हाथ कांपते हैं, मेरे पैर भी कभी पहले कांपते थे, फिर धीरे धीरे मेरे हाथ कांपने लगे। पैरों में अब नहीं कंपन होता है, लेकिन मेरी उंगलियों में बहुत ज्यादा होता है। पहले बाएं साइड होती थी उंगलियों में कंपन, अब दाएं में भी होने लगा है। जी, पैरों के कंपन को कैसे ठीक किया आपने? योग ध्यान से जुड़ी हुई हूँ, करती रहती हूँ कोशिश, और खान पान भी करती रहती हूँ, लेकिन ये अभी तक यहाँ ठीक नहीं हो पाया। चलिए, तो योग ध्यान की जो कोशिश करते हुए पैरों का ठीक हुआ। अगर इसकी बारीकियों को अगर हम समझते कि ध्यान के अंदर या योग के अंदर कौन सी विधा हमें हेल्प कर रही है, तो ये प्रॉपर हेल्प कर जाता। बाय चांस जो हेल्प हुआ अभी तक बाय चांस ही हुआ है, कोई बात नहीं। आज मैं आपको बताता हूँ, हमारे भीतर पृथ्वी ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा, 2 तरह की ऊर्जा हमारे भीतर बहती है। तो अगर हम अपने भीतर पृथ्वी ऊर्जा को बढ़ा सकें, पृथ्वी ऊर्जा अगर हमारे भीतर संतुलित हो जाए, तो ये कंपन की जो तकलीफ है वो बंद हो जाएगी। तो पृथ्वी ऊर्जा जो है चक्रों के हिसाब से हमारे भीतर मूलाधार चक्र से जुड़े हुए होते हैं और एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी उसका कनेक्शन होता है। अब आपने हाथ की तकलीफ बताई है, तो HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे कलाई पर होता है, छोटी उंगली की लाइन पे। तो इस HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा सकते हैं। और मूलाधार चक्र, रूट चक्र, मूलाधार चक्र पर काम करना सीखिए। थोड़ा पृथ्वी के साथ रहना सीखिए, प्रकृति के साथ। कभी कभी मिट्टी पर, घास पर बैठिए या पैर तलवे उस पर रख के बैठिए और ध्यान कीजिए, या सिंपल बैठे रहिए। ध्यान में अपने मूलाधार चक्र को महसूस करना सीखिए। और मूलाधार चक्र जो होती है वो पृथ्वी से जुड़ी हुई होती है, पृथ्वी से ऊर्जा लेती रहती है। अगर हम संवेदनशील हो तो अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाते हुए पृथ्वी प्राण लेना सीखिए अपने मूलाधार चक्र के माध्यम से। तो मूलाधार चक्र जब अच्छा होगा, जब पृथ्वी प्राण आपके शरीर में जब अच्छा होगा, जब आप पृथ्वी के नजदीक जाएंगे, तो आपको जो है यह चीजें जल्दी फायदा करेंगी। और जो आप इन जनरल कर रहे हैं उसको भी उत्साह के साथ करते रहिए। तो ज्योति जी, आपने सवाल किया, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये अच्छी बात है कि आप ध्यानी हैं, और एक ध्यानी के लिए नामुमकिन बहुत ही कम चीजें होती हैं। तो आप ध्यान के साथ साथ अपने पृथ्वी से, अपनी प्रकृति से जुड़ने का प्रयास कीजिए, मूलाधार चक्र पर ध्यान दीजिए, आपकी समस्या जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सर, कभी कभी लोग पृथ्वी प्राण से जुड़ने के मतलब को नहीं समझ पाते, और जिस तरीके से हम आज का कल्चर देख रहे हैं कि हम ऑफिस में, घर में चप्पल पहन कर रहते हैं, जूते पहन कर रहते हैं, क्या ये एक बदलता ट्रेंड है या हमें इसको ब्रेक करना चाहिए? देखिए, हम घोंसलों में, ईंटों के घोंसलों में सिकुड़ते जा रहे हैं जी। तो घर में हम रहें तो हम चप्पल के साथ रहें या खाली पैर रहें, उससे बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि ये कंक्रीट की सरफेस हो गई। जी। जब हम प्रकृति में जाएंगे तभी महत्व है। अगर हम वॉकिंग को जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, कुछ समय के लिए बेयर फुट वॉकिंग करें, तब बेयर फुट वॉक का महत्व है। घर में आप बेयर फुट रहें या स्लीपर के साथ रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, आदत बनती है। अगर हम घर में भी बेयर फुट नहीं होते तो पार्क में बेयर फुट होना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो संवेदनशीलता होगी वो इतनी ज्यादा हम संवेदनशील हो जाएंगे कि थोड़ा सा भी हम रफ सरफेस को
बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं दर्शकों, हम लोग कभी कभी कुछ चीजों को बहुत जल्दी इग्नोर करना सीख जाते हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो हमारी समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी, आपका नाम, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम अपर्णा कुमारी है। जी मैम, अपना सवाल पूछिए। मेरा मेंस्ट्रुअल पीरियड बहुत दिक्कत है, मतलब 7-8 दिन 9 दिन तक 10 दिन तक मतलब थोड़ा थोड़ा गिरते रहता है और क्लॉट क्लॉट करके थक्का थक्का जैसा गिरते रहता है जी। और इस कारण से मतलब क्या डाइट क्या लेना चाहिए और क्या इसका कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है कहीं कुछ, मतलब और वीकनेस भी ऐसे में हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम जाता है। जी मैम। अपर्णा जी, लगता है आप हमारे चैनल के नए दर्शक हैं। ये आयुर्वेदिक हाँ, चैनल जी, नहीं, जी। ये आध्यात्मिक चैनल है। यहाँ पे हम अच्छा, आयुर्वेदिक अच्छा। दवाइयों की नहीं, आध्यात्मिक उपचारों की बात हाँ, करते तो हैं। इसमें आध्यात्मिक से क्या ये ठीक हो पाती है प्रॉब्लम? 100% ठीक होगा अगर आप समझेंगे और करेंगे तो। हाँ हाँ हाँ। ध्यान का अभ्यास आप कर रहे हैं? ध्यान का अभ्यास मैंने आज ये मेरी ही मम्मी की एक फ्रेंड है, उनसे मेरी बात हुई तो वो बताई आपके बारे में भी और वो मुझे थोड़ा मोड़ा समझाई भी थी तो पहले ध्यान के बारे में। ध्यान के अभ्यास को समझिए और शुरू कीजिए। सबसे बेसिक बातें तो ध्यान की बातें हैं। हाँ, हाँ। आप YouTube पे स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखिएगा, PMC हिंदी स्पिरिचुअल रियलिटी टाइप करेंगे YouTube पर, हाँ हमारा वीडियो जी। आ जाएगा। उस वीडियो को देखिए आधे घंटे और समझिए और हाँ, ध्यान के हाँ। अभ्यास को शुरू कीजिए। सबसे मुख्य बात जो है वो ध्यान का अभ्यास हाँ। है। ध्यान हाँ, के हाँ, अभ्यास हाँ। के साथ अब कृपया बातों को सुने। हाँ। ध्यान के अभ्यास के साथ आपको 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है, SP4 एंड LU7। SP4 जो है अच्छा। वो हमारे पैर में होता है, पैर के तलवे। हाँ, बातों को सुने। हाँ जी। SP4 एक्यूप्रेशर जी। पॉइंट, SP4 एक्यूप्रेशर। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए। जी जी मैम, मैं आपको चाहूंगी बताना कि जब आपको कोई भी बात बताई जा रही हो तो आप उसमें कम से कम इंटरप्शन कीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से हमारे जवाब को सुन पाएंगे, ताकि आपको फायदा हो पाए। ओके ओके जी मैम। ओके। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के तलवे और उसके ऊपर का जो सांवला हिस्सा है उसके जंक्शन पे होता है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अपने दाहिने पैर में, दोनों पैर में दबाना है, दाहिने पैर में ज्यादा दबाना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी हमारी टीम आपको स्क्रीन पे दिखा रही है, इसका फोटो आप खींच के रख सकते हैं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दबाने के बाद 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है और यहाँ पर हल्दी भी लगा सकते हैं आप। हल्दी कलर थेरेपी हो जाएगी। हल्दी को 3 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए लगा के आप छोड़ सकते हैं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इसका फोटो खींच के रख लीजिए। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के अलावा आपको अपने हाथ में एक LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे अंगूठे के सीध में होता है। इसका भी चित्र आपको दिखाया जा रहा है, फोटो खींच लीजिए। अगर फोटो नहीं खींच पाए तो बाद में भी ये YouTube पे रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। इस LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी आपको दिन में 2-2 बार, 2-2 मिनट के लिए 5 बार, 3 से 5 बार दबाना है। दर्द मिले या ना मिले, ज्यादातर केस में दर्द थोड़ा सा मामूली सा दर्द, मीठा दर्द मिलता है। दर्द मिले या ना मिले, आपको दोनों पॉइंट दाहिनी तरफ अधिक दबाना है और बाएं तरफ भी थोड़ा बहुत दबाना है। SP4 LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आपको अपने माइंड पर भी काम करना सीखना है, क्योंकि गायनी इशू में माइंड का रोल बहुत होता है। यू कैन हील योर लाइफ नाम की पुस्तक पे PMC हिंदी पर परिवर्तन सीरीज में कई सारे वीडियोस बने हैं, लगभग 15 वीडियो बने हैं। आपको शुरुआती कुछ वीडियोस देखने हैं। एक वीडियो को आराम से देखिए और उसके नोट्स बनाइए और जो उसमें जो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बताया जाएगा, आईने के सामने कुछ सकारात्मक वाक्यों को बोलना है। जैसे मैं एक वाक्य का उदाहरण बता दूं, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, या मैं रोज ध्यान में बैठती हूँ। 2 अफर्मेशन मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, कई सारे अफर्मेशंस के एग्जाम हो सकते हैं। आप जब उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको अफर्मेशंस का साइंस समझ में आएगा। तो अफर्मेशंस का प्रयोग अच्छे से करना है, जब भी आईने के सामने गए तब करना है और एक्टिवली भी आईने के सामने जाकर करना है। अफर्मेशंस को लिखकर करना है। एक्यूप्रेशर और अफर्मेशन, इन 2 का अभ्यास प्रॉपर करेंगे और साथ में ध्यान भी अगर हम अपने जीवन में अपना रहे हैं तो आप अपनी समस्याओं से पूरी तरह ठीक हो जाएंगे।
लेकिन आपने डाइट का भी पूछा है, तो डाइट के लिए 5 मिनट डाइट हर एक रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। 5 मिनट्स को यूट्यूब पे आप देखिए, 5 मिनट्स की रेसिपीज, उसका भी चित्र आपको दिखाया जा रहा है। ये 5 मिनट्स जो है ये पॉपुलर कम है, इसलिए इनकी खेती कम हो रही है, लेकिन ये हर जगह खेती हो सकती है। अभी साउथ इंडिया में ज्यादा होता है। फॉक्सटेल थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, कंगनी। वैसे सभी पांचों के पैक अमेजन पे मिल जाते हैं, तो इनका रेसिपी, अलग अलग रेसिपी बन सकती है। सब कुछ इससे बनता है, इससे रोटी बनती है, खिचड़ी बनती है। सबसे बेस्ट इसका होता है खमीर। तो मिलेट्स का सेवन करना शुरू कीजिए। गेहूं और चावल से कई गुना ज्यादा अच्छे ये मिलेट्स होते हैं, और सभी मिलेट्स में, मिलेट्स टोटल 10 प्रकार के होते हैं, उनमें ये 5 मिलेट सबसे अच्छे होते हैं। तो फॉक्सटेल मिलेट, कोदो मिलेट और लिटिल मिलेट, ये 3 मिलेट आपके लिए सबसे बेस्ट है। वैसे इन 5 मिलेट्स का सेवन आप कर सकते हैं। तो अफर्मेशन, एक्यूप्रेशर और मिलेट का सेवन ध्यान के अभ्यास के साथ आपको पूरी तरह से रोग मुक्त कर देगा। जी हाँ, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि आपने किसी के सुझाव पर पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़ने का फैसला लिया, यहीं से आपके बदलाव की जो एक प्रक्रिया है वो शुरू होती है। आप ध्यान कीजिए और बहुत ही ज्यादा इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप सकारात्मक सोचेंगे और खुद से प्यार करेंगे। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ, सुन पा रही हूँ। जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? शांति मेरा नाम। जी शांति जी, आप सवाल पूछिए। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। जी मैम। हाँ, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं जम्मू से बोल रही हूँ, शांति बोल रही हूँ और आपको सुन पा रही हूँ। जी शांति जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आप हमें सीधे तौर पर सुन पाए। हाँ मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसको ना रात को नींद नहीं आती है जी। और वो ना कुछ ड्रग्स वगैरह भी ले रहा है। जी मैम। हेलो जी जी मैम, आपका सवाल हमने सुना कि आप अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं, उन्हें रात में नींद नहीं आती है सर। जी हाँ, देखिए, हमने अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर लिया है। जब लाइफ स्टाइल को हम डिस्टर्ब कर लेते हैं, हमारे भोजन करने का टाइम, जगने का टाइम, स्नान करने का टाइम, छुट्टी होती है तो लोग स्नान नहीं करते हैं। बहुत हास्यास्पद स्थिति है जी। तो अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को जब इतना खराब कर लेंगे तो फिर नींद भी प्रभावित तो होगी ही। पहले नींद प्रभावित होगी, बाद में भूख भी प्रभावित होती है, और फिर कभी कभी कुछ लोग, उनका मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है। तो आपको यह बात इंश्योर करनी पड़ेगी, छुट्टी के दिन भी सुबह में जल्दी जगना है, टाइम पर भोजन करना है, घर का भोजन करना है, बाहर का भोजन नहीं करना है। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। और जीवन में ध्यान का अभ्यास भी चाहिए। मेडिटेशन में बैठना ये बहुत फायदा करेगा। अब यंगस्टर है, यंगस्टर्स को ब्रेथवर्क जो है वो पसंद आ सकता है, क्योंकि ब्रेथवर्क में थोड़ा एक्टिव ब्रीदिंग होती है। आप YouTube पर ब्रेथवर्क PMC हिंदी टाइप करेंगे, ब्रेथवर्क आपको मिल जाएगा। ब्रेथवर्क का अभ्यास आप खुद भी करें, क्योंकि आप अभ्यास करेंगे तभी आप दूसरे को करने को बोल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सुनी सुनाई बात बताना बहुत बार मुश्किल होता है। तो आप एटलीस्ट एक बार करके देख लें, 2 बार करके देख लें, और फिर रिकमेंड करें। ब्रेथवर्क का अभ्यास करेंगे, लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे तो नींद जो है वो सही होगी। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारी कलाई पर छोटी उंगली की लाइन में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को पर दबाने में दर्द नहीं मिलता है। हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द नहीं होता है, लेकिन इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मैं बताने के लिए हाथ ऊपर करके बता रहा हूँ। आपको बात समझ में आ जाए, हाथ नीचे करके भी आप दबा सकते हैं। छोटी उंगली की लाइन में कलाई पे HT7 दोनों हाथों में करना है, बाएं हाथ में अधिक करना है। 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार। तो HT7 का एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से नींद आने में सहूलियत मिलती है, लेकिन ज्यादा जरूरी जो है वो ब्रेथवर्क है। और लाइफ स्टाइल को तो ठीक करना ही पड़ेगा। अगर हम लेट लतीफे जगेंगे, कभी जब भूख लग रही है तब खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, अगर अपने भोजन को अस्त व्यस्त कर लेंगे तो फिर नींद तो प्रभावित होगी ही। और सर मुझे ऐसा लगता है कि एक और बहुत जरूरी कारण है शायद नींद नहीं आने का, कि
मोबाइल को हम लोग बहुत हाँ। ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, सोने से पहले हमें नहीं जरूरी लगता कि हम कुछ समय पहले ही अपना फोन छोड़ दें। रात के 11 बजे या 10 बजे ही वाईफाई और मोबाइल डेटा जी ये बंद कर देना चाहिए। अगर वो हम बंद कर दें तो नींद आएगी ही। बिल्कुल। चूंकि आदत कई दिनों से बिगड़ी हुई है तो एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, लेकिन फिर बाकी पहले दिन भी नींद आ सकती है। जी। और अगर हमने ब्रेथवर्क किया हुआ है तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से ही मिलता जुलता एक अभ्यास है योग निद्रा। हम योग निद्रा का अभ्यास रात में कर सकते हैं। योग निद्रा में शरीर के एक एक अंगों को, मसल्स को रिलैक्स करना होता है, तो योग निद्रा के अभ्यास करने से भी नींद आ जाती है, तो नींद आने लग जाएगी। रात में इंटरनेट घर में बंद कर देना चाहिए, 10 बजे 11 बजे बंद कर दें तो नींद आ जाएगी। शांति जी, आपने अपने बेटे के लिए इतना जरूरी सवाल जो पूछा है, वो ना सिर्फ आपके बेटे के लिए बल्कि आज बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है, और इसकी वजह वो खोजने की अगर कोशिश करेंगे तो उनका खान पान, उनकी दिनचर्या जैसे बीत रही है, वो क्या सोच रहे हैं और किस समय सोच रहे हैं, या फिर वो अपने फोन का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सभी कारणों की वजह से उनको नींद ना आने की समस्या होती है। तो आप भी ध्यान रखिए और अपने बेटे को भी इस बात के लिए फोर्स कीजिए कि वो इन सभी बातों का ध्यान रखे। जैसा कि सर ने एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया, उसको भी आपने ध्यान रखना है, और अपने खान पान के साथ साथ आप दोनों ही लोग अगर ध्यान करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो जरूर आपकी समस्या आप जल्दी से खत्म कर पाएंगे। सर, हमने बच्चों को बहुत जल्दी ही टेक्नोलॉजी के बीच में शायद डाल दिया है। आजकल बच्चे को खाना खिलाना होता है तो फोन दिखा के माँ या पिताजी उनको खाना खिला रहे हैं। पहले के जमाने में माँ लोरी गाती थी जी। रात में सुलाने के लिए कहानी सुनाती थी जी। लेकिन वो परंपरा, हम देखिए यहाँ पे रोल ना पेरेंट्स का भी है। बिल्कुल। कि वो मेहनत करने से बचना चाहते हैं। बिल्कुल। बच्चों के साथ प्लेफुल होंगे। अगर एक चॉइस दिया जाए बच्चे के साथ कि मम्मी के साथ खेलना है या टैब के साथ खेलना है, जी। तो वो टैब को नहीं छुएगा। जी। लेकिन मम्मी भी अपने व्हाट्सएप में बिजी होना चाहती है या उसको कई सारे काम करने होते हैं। ठीक है, काम हर परिवार में काम तो रहेंगे ही ना। अगर जीवन है तो काम तो हमेशा रहेगा। यानी कि आपका, अगर मैं बहुत ही कम शब्दों में जो समझाना चाहूँ वो ये कि सतर्क होकर अगर आप टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो वो अच्छा है, लेकिन उसकी लत नहीं लगानी है। Yes. हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी, आपका नाम, कहाँ से हैं आप? मैं गरिमा बोल रही हूँ। जी गरिमा जी। मैं दिल्ली से हूँ। जी गरिमा जी, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार गरिमा जी। सर, जैसा कि मेरे मन में एक सवाल है कि मैं 41 की हो रही हूँ, थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। मेरा यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है। मुझे थोड़ा सा विकोरिया का प्रॉब्लम शुरू हुआ है और मुझे राइट साइड में हल्का सा पेन भी होता है, और मैं ध्यान करती तो कई बार मैंने स्वादिष्ठान चक्र को हील भी किया है। क्या मैं सिंगल एक चक्र को हील कर सकती हूँ क्या सर, या मुझे कुछ इसका मेडिकल बताएं। आप भी गरिमा जी हमारे पीएमसी हिंदी के नई दर्शक लगती हैं। स्वादिष्ठान चक्र पे कोई एजिंग होती है क्या? कभी किसी स्वादिष्ठान चक्र को देख के बताया जा सकता है ये स्वादिष्ठान चक्र कितने उम्र के व्यक्ति का है? नहीं सर, चक्र के लेवल पे कोई एजिंग नहीं होती। हमने मैं ऑर्गन के रिलेटेड बात करें कि मेरे को यूट्रस में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गन को अधिक महत्व दे रहे हैं, हम चक्र को भी महत्व दे सकते हैं। ऑर्गन भी है और उस ऑर्गन का जो प्रभाव है वो चक्र की वजह से है, और चक्र का जो प्रभाव है वो हमारे मन की वजह से है, और हमारे जो मन का जो प्रभाव है वो हमारे विज्ञान में पंच कोश सिद्धांत है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आगे का अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। हम 3 लेवल पे भी काम कर लें, हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय कर सकते हैं। तो फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उस फिजिकल लेवल से जो गहरा लेवल है, प्राणमय लेवल, मनोमय लेवल, उसके बारे में अगर हमें समझ में आने लग गई हो, जो आपको आ रहा है, आपने स्वादिष्ठान चक्र का जिक्र किया, तो स्वादिष्ठान चक्र पर काम करने की जरूरत है। कैसे काम किया जाए वो सीखने की जरूरत है। स्वादिष्ठान चक्र पे काम करने के साथ साथ स्वादिष्ठान चक्र को रेगुलेट कौन करता है? मनोमय कोश, हमारा माइंड।
तो अपने पॉजिटिव थिंकिंग को लाने की जरूरत है, राइट कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठाने की जरूरत है, और उसके लिए यू कैन हील योर लाइफ पढ़ने की जरूरत है। यू कैन हील योर लाइफ को जो पढ़ेंगे, यू कैन हील योर लाइफ पढ़ लिया हो तो हम और भी दूसरी पुस्तक रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी यू कैन हील योर लाइफ एक इजी लैंग्वेज में है, वो सर्वसुलभ है, तो उसको पहले हम पढ़ें। स्वादिष्ठान चक्र पे काम करने के लिए आप राइट म्यूजिक, राग यमन के म्यूजिक के साथ ध्यान करने के लिए बैठिए। अगर किसी भी म्यूजिक के साथ बैठे, हम लास्ट में अगर हम स्वादिष्ठान चक्र पे फोकस करें, अगर हमें मेडिटेशन में एनर्जी महसूस होती है, जो कि कभी ना कभी होने लग जाती है, जितना अच्छा ध्यान होगा उतना जल्दी होगा, तो अपने मेडिटेशन के जो एनर्जी का जो एहसास है उसको स्वादिष्ठान चक्र की ओर ले जाकर अपने स्वादिष्ठान चक्र को संतुलित होने का कमांड देना है। अगर हम सोते सोते अगर हमारा हाथ कभी दब जाए या टेढ़ा हो जाए, हम क्या करते हैं, हम जस्ट सीधा कर लेते हैं। हमें पता है कि ये हमारा जो शरीर है ये हमारा बॉडी पार्ट है, और हम चाहेंगे बदलना तो बदल लेंगे। चक्रों के लेवल पे, ऊर्जा के लेवल पे भी वैसा ही है। हमको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। हमें अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, और ये कॉन्फिडेंस, ये अंडरस्टैंडिंग लानी है कि हम पंचकोशधारी आत्मा हैं। हम कई शरीर वाले एक सनातन चिरंजीवी आत्मा है। तो प्राणमय कोश पर, चक्रा पे बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। ध्यान की गहराई में उतरना सीखें। राग यमन के साथ ध्यान में बैठिए और माइंड पर काम कीजिए। यू कैन हील योर लाइफ देखकर अपने भीतर के कंसेप्ट को निकालिए। एजिंग इज ए आउटडेटेड कंसेप्ट। अध्यात्म में एजिंग जैसी नाम की कोई चीज नहीं होती। जब हम एजिंग को मानते हैं तब उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। कभी भी कोई आपसे उम्र पूछे, उम्र मत बताएं। इंसान की तरह हम एक दूसरे को देखें और बात करें। उम्र के बारे में जितना हम बात करते हैं उतना जल्दी एजिंग का प्रभाव होता है। आत्मा की या स्वादिष्ठान चक्र की कोई एजिंग नहीं होती, और हमें अपने आप को आत्मा के रूप में जानते हुए ही जीवन जीना चाहिए। यही अध्यात्म का मुख्य संदेश है, यही सत्य है। और पीएमसी हिंदी जो है वो सत्य का दर्शन कराने के लिए है। स्वास्थ्य का प्रोग्राम तो हम कर रहे हैं, उसके बहाने से सत्य आप तक पहुंचा सके। सत्य का बोध हुआ तो हर एक हेल्थ प्रॉब्लम को हम यूं ही ठीक कर लेंगे। अपने आप को आत्मा जानकर, अपने आप को ऊर्जा जानकर जीना सीखना है। फिजिकल बॉडी इज वन एस्पेक्ट, भौतिक शरीर। स्वादिष्ठान चक्र समझ में आएगा, मनोमय कोश समझ में आएगा, बहुत इजीली हम अपने आप को नॉर्मल कर लेंगे, हील कर लेंगे। गरिमा जी, आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब ने कि हम सत्य का दर्शन कराते हैं। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसके बारे में दुनिया भर में एक छोटा मोटा ही सही लेकिन भ्रम फैला हुआ है। लोगों ने अपना इलाज बेचने के लिए लोगों के दिमाग में एक भ्रम छोड़ दिया है कि कुछ बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, जबकि सर जैसा कि आप कहते हैं अध्यात्म के अनुसार कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। बिल्कुल, यानी कि आप अपनी सभी बीमारियों पर विजय पा सकते हैं। कोई भी बीमारी लंबे समय तक के लिए नहीं होती है। सर, आप हमारे दर्शकों को हमेशा बताते हैं यू कैन हील योर लाइफ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिंदगी का फलसफा है जिसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। हर कोई अपने आप को हील करने में स्वयं ही सक्षम है, और इस किताब में इसी बारे में बात की गई है कि हर बीमारी का साइकोसोमेटिक एक रीजन होता है। अगर उस रीजन को हम फाइंड आउट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि हर बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। लुई हे ने पहले अपना कैंसर ठीक किया बिना केमोथेरेपी के, और उसके बाद उन्होंने हजारों लोगों की हेल्प करी। हजारों लोगों की बीमारियां माइंड पे काम करने से जब ठीक हुई तो ये बुक जो है पॉपुलर हुई। पूरे विश्व में ये बुक प्रसिद्ध है। 35 से अधिक भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। ओरिजिनली इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में भी प्रकाशित होकर ये बहुत कम दामों में इजिली उपलब्ध है। और हमारे पीएमसी हिंदी पर उस पे कई सारे वीडियोस भी हैं परिवर्तन सीरीज के अंदर। तो वीडियोस को देखेंगे, पुस्तक को पढ़ेंगे, अपने माइंड को ठीक करेंगे तो हीलिंग तो हो जाएगी। हमसे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। जी, आपका नाम, कहाँ से हैं आप? सबसे मैं गया से बोल रहा हूँ मैडम। जी,
आपने अपना नाम क्या बताया सर? प्रकाश कुमार। जी प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। प्रकाश जी। सर एक्चुअली वाइफ के लिए पूछना था सर। खुशबू नाम है और उनको 3 साल से सर कैंसर है, 3.5 साल हो गए। 2020 में सर डिटेक्ट हुआ था और ओवरी में था सर। तो ओवरी का ऑपरेट करा के फिर सर कीमो चलता रहा। ओवरी से फिर स्टोमक में भी आ गया था उसी समय, स्टोमक, गॉल ब्लैडर और लीवर। तो लीवर सर ठीक हो गया, गॉल ब्लैडर ठीक हो गया, लेकिन स्टोमक में सर बरकरार है। कीमो सर 2.5 साल से चल ही रहा है सर, और वो ध्यान से जुड़ी हुई है इससे बहुत। लेकिन सर वही है, दवा तो चल रहा है तो बहुत साइड इफेक्ट रहता है सर इसका, और इससे वो हटना चाहती है सर। तो सर उपाय बताएं। उन्होंने बोला कि आप ही बात करिए। कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी जो है वो बहुत असरदार पद्धति नहीं है। पिछले 2.5 साल से यह तो आप भी अनुभव कर रहे हैं। केमोथेरेपी से ऊपर उठकर आध्यात्मिक चिकित्सा को ठीक से समझें और उस पर काम करें। वैसे स्पिरिचुअल अप्रोच इन कैंसर इस नाम से हमारा पीएमसी हिंदी पर 1 घंटे का वीडियो है, आप उसे भी देखिएगा। मुख्य बातों को मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमें अपने डाइट में चेंज करना है मिलेट्स खाते हुए, हमें अपने माइंडसेट पे काम करना है यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक के माध्यम से, हमें अपने ऊर्जा चक्रों पर काम करना है म्यूजिक मेडिटेशन के माध्यम से। देखिए कैंसर का जो साइकोसोमेटिक मानसिक कारण है, मानसिक कारण जो होता है, लुई हे ने हमें बताया है क्रोनिक इरिटेशन, पुराना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या अफसोस। जब कोई अफसोस या एंगर जब कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक दबा रहता है तो वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनती है। तो अपने माइंड को खुश रखना, अपने आप को प्रफुल्लित रखना, यह सीखना एक बहुत जरूरी कला है। तो लुई हे को पढ़ते हुए हमारे परिवर्तन सीरीज में यू कैन हील योर लाइफ पर वीडियो है, उस वीडियो को देखना शुरू करें और साथ में पुस्तक को मंगाकर पढ़ना शुरू करें। अफर्मेशन, आईने के सामने खड़े होकर सकारात्मक के अफर्मेशन बोलना, वो शुरू करें। ये माइंड के लेवल पे काम है। भोजन के तल पे 5 मिनट डाइट शुरू कीजिए। गेहूं और चावल बिल्कुल बंद कीजिए। गेहूं और चावल इन जनरल भी नॉर्मल लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं, बहुत बार होते हैं। और कुछ जब अगर कोई बीमार व्यक्ति है उनको तो गेहूं और चावल का प्रयोग नहीं ही करना चाहिए। जो 5 मिनट्स है ये पॉजिटिव मिनट्स हैं। ये हमारे गट के अंदर जो माइक्रोबायोम होता है उसको नॉर्मल रिस्टोर करता है। तो 5 मिनट्स के अम्ली, खमीर, खिचड़ी और रोटी, अलग अलग उनके बनाने की रेसिपीज होते हैं, वो आपको उनके चैनल के माध्यम से आपको सीखना पड़ेगा। उनकी उस पर बुकलेट भी होती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो आप अपने डाइट में चेंजेस करेंगे। 2 टाइम 3 टाइम जो भी आपका भोजन है, आपको मिलेट का भोजन ही लेना चाहिए। गेहूं और चावल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। स्पिरिचुअल अप्रोच इन कैंसर, ये 2 मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं आपको 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देता हूँ। HT7 हमारे हाथ में कलाई में छोटी उंगली की लंबाई में यहाँ पे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको आप दबाए करें। 2 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाना है। और हमारे पैर में है SP4 और SP6। SP4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आपको समझ लीजिए। दोनों पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है और यहाँ पर 2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, तो दिन में 5 बार दबाना चाहिए। और इसको 5 दबाने के बाद दिन के समय का 1 बार हल्दी यहाँ पे लगा दिया करें। 3 घंटे से 5 घंटे के लिए हल्दी रखा करें। हल्दी को पीना भी कैंसर में बहुत फायदेमंद होता है। दिन में 1 बार या 2 बार हल्दी को पीना चाहिए। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं और वहां पे हल्दी लगाएं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट और एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट है SP6, उसको दबाना और वहां पर हल्दी लगाना। SP4 और SP6 में, SP6 का चित्र दिखाया जा रहा है, इसका भी फोटो खींच लीजिए। SP4 ज्यादा जरूरी है, लेकिन दोनों पे आप काम करें। SP6 पे भी दबाएं और यहाँ भी हल्दी लगाएं। दोनों पैरों में करना है। SP4, SP6 और हाथ में HT7, इन 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए मैं बता रहा हूँ। और भी कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे जब हमारे वो बाकी डिटेल वीडियोस देखेंगे। इनफैक्ट 1 से अधिक वीडियोस बन चुके हैं। तो
कैंसर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कई सारी चीजें करनी होती हैं। जब आप विस्तार में समझेंगे और करेंगे तो कितनी बार कैंसर बिना केमोथेरेपी के भी ठीक होता हुआ पाया गया है। तो केमोथेरेपी पर ज्यादा भरोसा ना करें, स्पिरिचुअल थेरेपी पर ज्यादा भरोसा करें, और अगर आप स्पिरिचुअल थेरेपी पर भरोसा करते हुए सभी चीजों को अपनाएंगे तो फायदा जरूर होगा। जी हाँ प्रकाश जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बीमारियों के लिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा, इस कदर हमें डरा दिया जाता है कि हम उसके जो बेहतर इलाज, जो उपाय खोज सकते हैं वो नहीं खोज पाते हैं। इसलिए काफी लोगों को ये डाउट भी रहता है कि अरे हम तो दवाई खा रहे हैं, जब उससे ठीक नहीं हो तो आध्यात्मिक उपचार हमारा क्या करेगा। लेकिन ये एक भ्रम है। पूरे डरा देते हैं, थोड़े भी थे एक दो बार, लेकिन डरा दिए कि नहीं बिल्कुल जी, खराब हो लेकिन जाएगा, आप फिर केस विश्वास बिगड़ जाएगा। मानिए, आध्यात्मिक उपचार एक बहुत ही बेहतरीन उपचार है और ये बहुत पुराना उपचार है। ये हम आप अभी नहीं कह रहे हैं, ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। ध्यान करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि आध्यात्मिक उपचार में आखिर है क्या, क्या वजह है जो हमें आज इस परेशानी में ले आए हैं, उसका एक रीजन आप खोजेंगे। जब तक आप जड़ में नहीं जाएंगे तब तक आपको शायद क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसको फाइंड आउट करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन आपने सवाल किया ना सिर्फ अपने लिए बल्कि काफी दर्शकों के लिए, ये बात, ये समझना कि किस तरह से हमें अपनी बीमारियों से नहीं डरना है, ये उनके लिए भी फायदेमंद होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। सर, जैसा कि अभी प्रकाश जी के ही सवाल से ये बात हमें समझ में आ गई कि हम किसी इलाज को शुरू करते हैं और वो बीमारी हमारी 1 से 2 और 2 से 3 कब हो जाती है ये समझने का भी हमें समय नहीं मिलता, और इस कदर हमारे में डर बैठ जाता है कि हम उसका इलाज खोजने नहीं लगते। इस मामले में क्या है, एक बात कैंसर की रिसर्च करने में, कैंसर पे जो अल्टरनेटिव थेरेपीज जो जिन लोगों ने किया है, उन लोगों ने जब रिसर्च किया तो ये पाया कि ना बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए प्रयास करते हैं। जी, कम लोग जिज्ञासु होते हैं। अगर हम सब कुछ डॉक्टर के भरोसे छोड़ते हैं कि जो भी डॉक्टर बोल रहा है सिर्फ वही सही है, तो फिर आपके पास कम नॉलेज होता है तो आप सब कुछ डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल। हमें स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए, कैंसर क्या होता है उसको समझने के लिए, स्वस्थ होने के लिए किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए उनको समझने के लिए, जब हम अपनी तरफ से प्रयास लगाते हैं, स्वास्थ्य के नियमों को जब समझते हैं, तभी हम पूरी तरह से फिट और फाइन हो सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर के पास नॉलेज है ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आजकल तो इतनी सारी किताबें छप चुकी है, इतनी जगह पर ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कहाँ पे नॉलेज है। कोई नॉलेजेबल सेशन हो तो वहां हम जाएं, कोई कॉन्फ्रेंस हो तो वहां पे सुने। अलर्ट रहेंगे तो दुनिया में कई जगह पे कई तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक समय था जब ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित था, पर अब तो ज्ञान असीमित है और सबके लिए खुला है। अगर आप में जिज्ञासा है कुछ नया जानने की, कुछ अलग करने की, तो आप कर सकते हैं, और स्वास्थ्य उनमें से भी एक ही सब्जेक्ट है। तो सर, जब भी हम लोग हम कहते हैं कि हम बीमारियों में गिर रहे हैं और आप हमेशा हमें बहुत सारे कारण बताते हैं और आप बताते हैं कि जब तक आप जड़ पर नहीं जाएंगे, आप उसके कारण को नहीं खोजेंगे, तब तक आपका फल ढूंढना या उसका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो जिस तरीके से एक तो ये रीजन हमें पता चलता है कि हमारा दिमाग या हमारा मन जिन विचारों को लेकर आता है, एक तो वो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। क्या किसी और के विचार भी हमारे हमको भी इफेक्ट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक आध्यात्मिक संस्था है 150 साल पुरानी, और वहां पे काफी अच्छे आध्यात्मिक काम हुए हैं। तो वहां पर जो विचारों पर जब काम किया गया, एनी बेसेंट का काम और C.W. लीडबीटर का काम इस टॉपिक पर बहुत उल्लेखनीय है। तो मन के तल पे कोई दरवाजे नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। हम फिजिकल बॉडी के लेवल पे बाउंड्री खड़ी कर सकते हैं, बाउंड्री खड़ी करते हैं, लेकिन माइंड के लेवल पे कोई बाउंड्री है ही नहीं। तो हम सभी के विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस बात को हम रियलाइज नहीं करते। अगर हम नकारात्मक लोगों के ऑरा में बैठेंगे, उनकी विसिनिटी में, उनके 15 फीट के अंदर हम बैठेंगे, तो दूसरे की नकारात्मकता और दूसरे की सकारात्मकता दोनों ही हमें प्रभावित करेगी। अब जो ज्यादा होगा वो हम पर प्रभावी हो जाएगा। अगर हमारे अंदर अगर सकारात्मकता कम है तो दूसरे की नकारात्मकता हम पे हावी हो सकती है। तो इसीलिए कहा गया है अध्यात्म में कि हमें सकारात्मक लोगों की संगति में, हमें आध्यात्मिक लोगों की संगति में रहना चाहिए। और इस बात को पिरामिड
स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के प्रिंसिपल में सज्जन सांगत के रूप में 18 नियम यहाँ पर बताए गए हैं जो साधना के साथ हमें अपनाने चाहिए। और उसमें जो तीसरा नियम है वो सज्जन सांगत्य का है। पहला नियम ध्यान, दूसरा नियम स्वाध्याय और तीसरा नियम सज्जन सांगत्य। 18 नियम है, जिनके इंटरेस्ट हो देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो सज्जन सांगत्य पॉजिटिव लोगों के साथ जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में अच्छा होना चाहते हैं, उनके साथ रहने से हम भी उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। और अननोइंगली अगर हम जो नेगेटिव बातें करते हैं उनके साथ रहेंगे, हम जानबूझ के तो खैर नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हम बेहोशी में, गलती में, नादानी में हो जाते हैं जी। हम बस हो जाते हैं और हम कुछ बचने के लिए कुछ करते नहीं, तो हम भी नकारात्मक हो जाते हैं। और नकारात्मकता हमारे जीवन में कभी न कभी प्रभाव डालती है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। मैं आपसे एक और सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर उनके पास भी, भले ही उन्हें लगे कि वो बहुत ही छोटा, पता नहीं ये सही लगेगा ये पूछना या नहीं, जी नहीं, आपने ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपके पास भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी सवाल है, छोटे से बड़ा हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं और लाइव आपको उसका एक बेहतरीन जो उपाय है वो आपको हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। तो सर, आपने ये बताया कि गेहूं और चावल अगर कोई बीमार हो तो उसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम तो काफी लंबे समय से ये गेहूं और चावल का सेवन करते आ रहे हैं। देखिए, कोई झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच नहीं हो जाता, बिल्कुल वो सच लगने लग जाता है। 100 बार बोला गया झूठ सच लगने लग सकता है, लेकिन वो सच नहीं होता है ना जी। तो ये जो व्हीट और राइस जो है, इसके अंदर फाइबर कंटेंट जो है वो बहुत कम है। हमारे भोजन में सिर्फ हमें नहीं चाहिए कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी में हम बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जी। और वो साथ साथ जीवन जी रहे हैं। बल्कि जो जब जन्म होता है हमारा, तब से वो हमारे साथ है। और यहाँ तक कि जो हमारा जो जन्म होता है, अगर सिजेरियन बर्थ है तो वो हमारे शरीर जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमें माइक्रोबायोम फिर कम मिलते हैं। जो नेचुरल बर्थ है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे बच्चे के शरीर पर माइक्रोबायोम आ जाते हैं। तो माइक्रोबायोम तो जन्म के उस मोमेंट से हमारे साथ है और हर जगह पर है। सबसे ज्यादा पेट में है, हमारे स्किन पे है, हर बॉडी की हर एक जगह पर है। तो उन माइक्रोबायोम का जो खाना है, वो मुख्य खाना जो है वो फाइबर है। इसको कहते हैं प्रीबायोटिक। तो अगर हमारी बॉडी में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दो अलग अलग कैटेगरी होती है, उतना डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाए। फाइबर अगर हमारी बॉडी में अगर जाता रहे, और वो फाइबर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सॉल्युबल नेचर का, जो ये 5 मिलेट्स है वो सॉल्युबल टाइप के फाइबर्स होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं जी। मिलेट्स तो टोटल 10 क्वालिटी के हैं, लेकिन जो 5 मिलेट्स है वो हमारे शरीर के लिए सबसे बेस्ट है। तो जब ये 5 मिलेट्स को हम लेते हैं तो सॉल्युबल टाइप के फाइबर्स हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी आंतों में जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, जिनको माइक्रोबायोम कहा जाता है, वो भी नॉर्मल रहते हैं, प्रॉपर्ली ग्रो करते रहते हैं, प्रॉपर्ली काम करते रहते हैं। तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम अपनी बॉडी में रह रहे बैक्टीरिया का केयर नहीं करें तो हम कभी हेल्दी नहीं हो सकते। जी हाँ, हम लोगों को जो दिख रहा है सच, वो कितना है सच, इसके बारे में भी आपको तभी पता चलेगा जब आप ज्ञान के भंडार में एक कदम अंदर रखेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, ये जानते हैं उनका क्या है सवाल। जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। PSSM मास्टर्स, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते PSSM मास्टर्स, मैं बबीता शर्मा मीनाक्षी लेआउट बेंगलोर से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 50 रनिंग है। मुझे अस्थमा, साइनस और डिप्रेशन है, बॉडी पेन है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। जी, अस्थमा, साइनस और बॉडी पेन। देखिए, इसमें जो सबसे मेन है वो तो डिप्रेशन वाली बात है कि अगर डिप्रेशन दूर होगा तो बाकी चीजें दूर होनी शुरू होंगी। डिप्रेशन को दूर करने के लिए ना सबसे मेन चीज जो होती है वो वॉकिंग होती है। आपको वॉकिंग के लिए जरूर जाना चाहिए हर दिन। सुबह में जाएं, सुबह में नहीं जा पाए तो शाम में जाएं, लेकिन वॉकिंग के लिए जरूर जाया करें। अगर अस्थमा हो जाता है, अस्थमा होता है, अस्थमा के कंट्रोल करने के लिए
आप एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एल्बो पे होता है LU5, लंग अंगूठे की लंबाई में हमारे कोहनी पर LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दोनों हाथों में इसका मसाज करेंगे तो यह आपके अस्थमा को कंट्रोल करने में फायदा करेगा। अस्थमा का साइकोसोमेटिक रीजन, मानसिक कारण समझना है डर। अलग अलग तरह का डर जो होता है वो अस्थमा के रूप में हमारे जीवन में आता है। आप ये याद रखें कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, एक डिवाइन चेतना, एक डिवाइन आत्मा को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो अपने ध्यान में, आप ध्यान में बैठते होंगे, उम्मीद करता हूं ध्यान में नियम से 2 बार जरूर बैठा करें और अपने डर को जीते। जब डर को आप जीतेंगे तो आपका अस्थमा कंट्रोल आएगा। और साथ में आप LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते रहे दोनों हाथों में, और वॉकिंग को जरूर जाया करें और सूर्य प्रकाश के सामने जरूर बैठा करें। जब सूर्य प्रकाश के सामने बैठते हैं तो यह भी हमारे डिप्रेशन को ठीक करने में बहुत फायदा करता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश का जो सूर्य प्राण है वो हमारे भीतर हमें ना एक्टिव एनर्जी से भरता है, और एक्टिव जितना हम होंगे डिप्रेशन अपने आप गायब हो जाएगा। डिप्रेशन मतलब काम नहीं करना, बैठे रहना, सुस्त रहना। अगर आप एक्टिविटी में रहते हैं, कुछ करते रहते हैं तो डिप्रेशन हावी नहीं हो सकता ना। खुश रहना सीखना है, एक्टिव होना सीखना है, चलना सीखना है, डेली वॉकिंग जरूर करनी है। अपनी कोई हॉबीज, जब आपके लाइफ में वॉकिंग रेगुलर हो जाए तो वॉकिंग के साथ साथ, वॉकिंग के अलावा अगर टाइम आपके मैनेज कर सकते हैं तो अपनी किसी हॉबीज को पहचानिए और किसी हॉबीज में अपना समय दीजिए, क्योंकि हॉबीज जो होती है ना हमें खुशी देती है। तो आप किसी अपने अच्छे दोस्त को पहचाने जो आपके जैसा उस हॉबी में इंटरेस्ट रखता हो, और फिर अपने उस दोस्त के साथ हॉबीज में, अपनी हॉबीज में टाइम दिया करें। कुछ लोगों को बागवानी करने की हॉबी होती है, कुछ लोगों को गाना गाने की हॉबी होती है, कुछ लोगों के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हॉबी होता है, कलाकारी, पेंटिंग, बुनाई, कई तरह की हॉबीज हो सकती है। अपनी हॉबीज को पहचानना है। अपने परिवार के जो आप जिनसे आपकी अच्छी बनती है या जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनसे बातचीत करेंगे, आप अपनी हॉबीज को पहचान लेंगे। अपनी हॉबीज पे काम करना शुरू करें, लेकिन पहले वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग तो ज्यादा इजी है, जस्ट वॉक करना है आपको। वॉकिंग के बाद हॉबीज पे काम करना और सूर्य प्रकाश में बैठना और अस्थमा के लिए डर पर, भय पर काम करना, इन सभी पे काम करेंगे तो आपको बिल्कुल फायदा होगा। जी हाँ, अपने डर पर आपने काम करना है, अपने डर को बढ़ने नहीं देना है, और इसीलिए जब तक आप डर पर काबू कर लेंगे तब समझ लीजिए कि आप अपनी समस्या से लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, डिप्रेशन में आपने बताया कि वॉक करना और अपनी हॉबीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। Yes. कितना जरूरी है संगीत का सुनना? अगर संगीत सुनना हॉबी है तो यस, और बहुत लोगों की ये हॉबी होती है। संगीत में भी अलग अलग जेनर होते हैं। कुछ लोगों को, अब जैसे मुझे क्लासिकल सुनना पसंद है, उस्ताद राशिद खान को मैं सुन के बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं भी वैसा गुनगुनाने लग जाता हूँ। तो लेकिन कुछ लोगों को बॉलीवुड संग, हिंदी सॉन्ग्स पसंद है, ठीक है। तो सॉन्ग्स हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या भजन हो, क्योंकि संगीत के अंदर कई सारी चीजें आ जाएंगी। जिनको जैसा पसंद है उनको वैसा सुनना चाहिए, और अगर गा सके तो गाने में तो हम और एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, जिन लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है, तो वो और भी उनको एक्टिव करेगा, उनको और भी उस डिप्रेशन के साइकिल से बाहर ले आएगा। यानी कि अपनी हॉबीज के साथ हर किसी को जुड़े रहना चाहिए। हाँ। और कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब शायद ये भी है कि अपने अंदर का एक बचपना, एक बच्चा हमेशा जगा रहना चाहिए, और बच्चा एक्टिव होता है। बिल्कुल। अगर हम एक्टिव रहेंगे और हम हॉबीज के लिए एक्टिव हो सकते हैं इजीली, तो एक्टिव रहेंगे तो डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बच्चों को हमने देखा है कि उनको कभी किसी तरीके की कोई टेंशन या फिर कोई तकलीफ एकदम से नहीं होती है। वो हमेशा चुलबुले रहना पसंद करते हैं, फ्री माइंड से रहना पसंद करते हैं, खेल खेल में चीजों को सीखना पसंद करते हैं। तो क्या जब हमारी उम्र बढ़ रही है, पहले तो हमें उम्र पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन जिस तरह से हम अपने रूटीन में बिजी हो रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हमें उस तरह की बेफिक्री को बनाए रखने की, अपने भीतर के बचपने को भीतर के बच्चे को ना मरने देने की, ये बहुत जरूरी है। अनजाने में हमारी सोसाइटी कुछ ऐसे हो गई है कि हम बच्चे होने को अच्छा नहीं मानते। अगर बच्चे जैसा हम कहीं गाना गाते हैं, थोड़ा सा मस्त होकर, बेफिक्र होकर चलते हैं, कुछ करते हैं ना, खेलते हैं, खेलना पसंद करते हैं,
तो तुरंत बहुत जगह पे आता है बिहेव लाइक ए एडल्ट, ऐसा बच्चों को कहा जाता है। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। जब तक कहीं पे कोई व्यवस्था बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ रही हो, बच्चों को बच्चे जैसा ही रहना देना चाहिए। बच्चे हैं तभी तो प्रफुल्लता होती है, तभी तो ताजगी होती है। लेकिन हमारा समाज जो है वो बच्चों को जल्दी से जल्दी डिसिप्लिन बनाना चाहता है, जल्दी से जल्दी बड़ा करना चाहता है, और हमारे भीतर का जो बच्चा है वो बहुत जल्दी मर जाता है। तो भीतर के बच्चे को मरने ना दें, हॉबीज से उससे जिंदा रखें, उसको एक्टिव करें, तो डिप्रेशन यूं ही छू मंतर हो जाएगा। सर, हमारे साथ आज काफी ऐसे दर्शक जुड़े जिन्होंने पहली बार इस शो को देखा और पहली बार ये जाना कि आध्यात्मिक उपचार भी एक उपचार है और ध्यान से हम अपनी काफी सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप उन सभी नए दर्शकों के लिए बताएं कि उनको ध्यान कैसे करना है, कितना समय ध्यान करना है और ध्यान करते समय किस तरह से अपने विचारों को मुक्त करना है। देखिए, ध्यान जो है वो मुख्य रूप से हम अपनी सांसों के साथ अपनाते हैं। आराम से हम बैठते हैं और आंखें बंद करके अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों को महसूस करते हैं। हमारा ध्यान सांसों पर रखने की जरूरत है। विचार कितने आते हैं, कब आते हैं, इसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ जब हम आंख बंद करके सांसों पर ध्यान करेंगे तो बहुत आसानी से ध्यान लग जाता है। जो अलग अलग जगह पर चीजें पॉपुलर है, ध्यान मुश्किल है, इस कंसेप्ट को डिलीट कर दें। ध्यान बहुत इजी है। PSSM में जब आप यहाँ के तरीके से को समझेंगे, शास्त्रीय संगीत के साथ, म्यूजिक के साथ, ब्रेथ के साथ ध्यान लगाना, और बहुत सारे हमारे प्रोग्राम ध्यान के ऊपर है, उनको देखिए, ध्यान में जरूर बैठिए। ध्यान लगाना बहुत आसान है, हर एक कोई व्यक्ति ध्यान लगा सकता है। दिन में 2 बार ध्यान लगाना चाहिए। सर, आपने ना सिर्फ ध्यान बल्कि आध्यात्मिक उपचार को हमारे दर्शकों के साथ इतने बेहतरीन तरीके से साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि आप अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अगर रोज ध्यान का अभ्यास करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो आप अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। अगर इस बीच में भी आपकी कोई शंका है, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है, तो हर शुक्रवार आप 5 से 6 हमसे जुड़ सकते हैं और अपने उन शंकाओं को, उन सवालों को हमसे पूछ सकते हैं। आपने अपना बहुत सारा समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में कुछ और नए सवालों के साथ, कुछ और नए ज्ञान के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डॉक्टर से पूछो PMC हिंदी पर। नमस्कार। PMC हिंदी